देखिए, प्राकृतिक खेती के बारे में चर्चा चल रही थी और प्राकृतिक खेती का जब भी विषय आता है तो उसमें एक विषय और भी आता है, वो है जीवामृत का। प्राकृतिक खेती में जीवामृत का बहुत बड़ा महत्व है। सिर्फ प्राकृतिक खेती में सिर्फ जीवामृत बना लेने से ही काम नहीं बनेगा, बहुत सारी चीज़ों को समागम करना पड़ेगा, तब जाकर के प्राकृतिक खेती होती है। तो खैर, प्राकृतिक खेती का एक छोटा सा हिस्सा जीवामृत। ये मेरे पास देखिए 2 जीवामृत का ड्रम बन करके तैयार है। इसके विज्ञान के बारे में आज थोड़ा मैं आप लोगों को बताऊंगी और इसका निर्माण किस प्रकार से करते हैं और इसका प्रयोग खेत में किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और ये जीवामृत आपके खेत में करता क्या है, इसके बारे में भी थोड़े जानेंगे। ये देखिए, जो जीवामृत का ड्रम है, ये हमारा बन रहा है जीवामृत। ये देख रहे हैं आप, रंग देख रहे हैं इसका, ऐसा कुछ रंग है। ये थोड़ा सा गाढ़ापन अभी इसमें आ रहा है। देखिए, जीवामृत है क्या? वो जीव, ऐसे जीवाणु, ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारी मिट्टी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित थे, हमारी भूमि में, खेत की भूमि में वो अपना सुचारू रूप से काम करते थे। किन्हीं कारणोंवश, या तो केमिकल का प्रयोग से, या तो फिर टेम्परेचर बढ़ जाने से, तापमान बढ़ जाने से, मतलब खेत की मेड़ों पे पेड़ नहीं लगाए और टेम्परेचर बढ़ा, धरती का जो तापमान बढ़ा, तो जो जीवाणु थे, लाभदायक जीवाणु थे, उनकी संख्या कम हो गई। तो ये जो जीवामृत का हम ड्रम जो तैयार करते हैं, ये बेसिकली इसलिए तैयार करते हैं, जो जीवाणु हमारे खेत में किन्हीं कारणोंवश से अगर ख़त्म हो गए हैं, उनकी संख्या कम हो गई है, तो उन्हें ऐसी जगह से ला करके हम उनका संवर्धन करें जहाँ पे उनकी संख्या ज़्यादा है। तो हम ये जीवामृत का जब भी निर्माण करते हैं तो हम जंगल की मिट्टी लेकर के आते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रकृति पूरी संपन्न है, वहाँ की वैभव पूरी संपन्न है। वहाँ की मिट्टी जो होगी, जो हम कहते हैं मिट्टी को, हम भूमि को संज्ञा देते हैं माँ का, वहाँ की आंचल बहुत संपन्न है, संपूर्ण है। तो वहाँ की जब मिट्टी ला करके आप जीवामृत का निर्माण करते हैं तो इसमें सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बहुत अच्छी होती है। देखिए, पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जीवामृत करता क्या है। ये जब आपने जीवामृत बना करके तैयार कर लिया है तो ये भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। किस प्रकार से बढ़ाता है? जैसे जो जीवाणु मिट्टी में नहीं है तो आपने खाद वगैरह आप देते हैं, ठीक, तो उसको ये ह्यूमस में तब्दील करता है। ये जीवाणु मिट्टी में उस प्रकार से काम करते हैं। तो इसको बनाने की जो प्रक्रिया है बहुत सरल है। आपको 200 लीटर का ड्रम खरीदना है एक, जैसे ये ड्रम है यहाँ पे, ये इसमें बना बनाया है और ये भी बन रहा है और मैच्योर हो रहा है, ठीक है। तो आपको 200 लीटर का ड्रम खरीदना है। 5 किलो मिट्टी, जंगल की, अच्छी जंगल की मिट्टी। मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर मिट्टी अच्छी होगी, मतलब उसमें सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या अच्छी है, तभी ये जीवामृत अच्छा बन करके तैयार होगा। तो पहले तो जंगल की मिट्टी लेकर के आनी है आपको 5 किलो। ये 200 लीटर के ड्रम में 5 किलो जंगल की मिट्टी आपने डाल दी है, ठीक। अभी जो जीवाणु आपने डाले हैं मिट्टी में, उनको आपको बढ़ाना है, उनकी संख्या को आपको दोगुना करना है, उनको बढ़ाना है। तो समय भी चाहिए होगा, भोजन भी चाहिए होगा। तो पहले ही दिन आप इसमें 5 किलो आटा और 5 किलो गुड़ डाल दें। तो जब आप गुड़ डालेंगे इसमें, तो गुड़ ऐसा है कि वो पानी में मिलते ही तुरंत घुल जाएगा। तो जो जीवाणु है उनका तो ये भोजन तुरंत बन जाएगा। बट जो आटा आपने डाला है उनका पार्टिकल साइज़ थोड़ा बड़ा है। जो सूक्ष्म जीवाणु है बहुत सूक्ष्म है। जब वो आटा और छोटे टुकड़ों में टूटेगा तभी वो इस जीवाणुओं का भोजन बनेगा। तो तकरीबन 15-20 दिन के बाद ये आटा उस रूप में टूटता है कि जीवाणु उसको ले पाए। तो गुड़ तो जो आपने पहली बार डाला वो तो एज इट इज़ भोजन के रूप में प्रयोग में आने लगा। आटा 15-20 दिन बाद प्रयोग में आएगा। तो पहले दिन तो आपने 5 किलो आटा डाला, 5 किलो गुड़ और 5 किलो मिट्टी, 150 लीटर पानी भर दें और आप इसको हल्का सा चला दें। दिन में आपको जब भी याद आए, दिन में याद आए, रात में याद आए, जब भी आपको समय मिले इसको एक बार हिला दें, ठीक। अब आपने इसको भोजन दे दिया है, इन जीवाणुओं को, इनका संवर्धन कर रहे हैं आपने इनको भोजन दे दिया। अब इनकी संख्या बढ़ेगी, तो इन्हें भोजन की आवश्यकता और पड़ेगी। तो 15 दिन बाद इसमें 3 किलो आटा और 3 किलो गुड़ फिर डाल देना है, ठीक। उसके बाद 10 दिन के बाद क्या करना है, 2 किलो आटा 2 किलो गुड़, और ये 2 किलो आटा 2 किलो गुड़ वाला जो प्रक्रिया है हर 10वें दिन पे आपको अपनानी है। और जब समय मिले ड्रम को थोड़ा एक बार हिला दें। देखिए क्या होता है, जो जीवाणुओं का हम संवर्धन कर रहे हैं, इस भूमि में दोनों प्रकार के जीवाणु हैं। एक तो लाभदायक भी हैं और एक हानिकारक भी हैं। जो हानिकारक जीवाणु हैं, जिनको हम नेगेटिव पैथोजन बोलते हैं, वो फसल में रोग फैलाते हैं। इसका निर्माण कर रहे हैं तो बीच में जब आपने 5-7 दिन तक आप इसको नहीं हिलाते हैं तो तकरीबन 1 महीने बाद आप देखेंगे कि ऊपर एक काली सी परत जम गई है, एक काली सी परत आपको दिखेगी। वो है ये हानिकारक जीवाणु, वो जीवाणु जो बीमारी फैलाएंगे। उसको बस आप छन्नी से छान के निकाल के फेंक दें। और जिस प्रकार से जीवामृत आप बना रहे हैं, 10 दिन के बाद 2 किलो आटा 2 किलो गुड़, 2 किलो आटा 2 किलो गुड़ डाल के ऐसे ही बनाते रहें। अब ये तकरीबन, अगर आपने अच्छे जंगल की आप मिट्टी लेकर के आए हैं
या तो जंगल चले जाएं, या फिर आपके गांव के आसपास कोई ऐसा क्षेत्र ज़रूर होगा जहाँ पे घना वृक्ष होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो बरगद का ही वृक्ष हो या फिर पीपल का ही वृक्ष हो, कोई भी घना वृक्ष हो जिसकी पत्ती, टहनियाँ, फल फूल जो कुछ भी है वहीं पे गिरता हो, वहीं पे सड़ता हो, ठीक है, बायोमास वहाँ पे एकत्रित हो। अगर आप उसको हटाएंगे, थोड़ा सा कूड़ा कचरा जो भी वहाँ की मिट्टी आप उठाएंगे, भुरभुरी होगी तो उस मिट्टी को लेकर के आना है। तो अगर आपने अच्छी मिट्टी का चयन कर लिया तो ये जीवाणु 2 से ढाई महीने में बन करके तैयार हो जाएंगे। ठीक, तो जैसे ये हमारे पास बना हुआ ड्रम है, अभी और मैच्योर होगा। तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में दिखाया कि इसका एक गाढ़ा सा रंग आ गया है, रंग भी है, एक तीक्ष्ण गंध भी आ रही है। वो गंध क्या है, जैसे दही बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाती है ना, तो एक तीक्ष्ण गंध आती है, वो ये बताती है कि उस दही में माइक्रोब्स की संख्या यानी सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। उसी प्रकार से अगर इस ड्रम के आसपास आप जाएंगे, अगर गंध आ रही है, बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण गंध आ रही है, तो समझ जाइए कि ड्रम जीवामृत का बन करके तैयार हो चुका है। अब इसका प्रयोग आपको अपने खेत में आप करने लायक हो चुका है ये। ठीक, तो 2-2.5 महीने में ये ड्रम बन करके तैयार हो गया। अब इसका प्रयोग खेत में करना है। अब खेत में प्रयोग इसका किस प्रकार से करेंगे आप, तो 2 तरीके हैं। या तो इसको लिक्विड फॉर्म में आप प्रयोग करें खेत में, जैसे ये रस है इसको ले जाएं, या तो इसको घन जीवामृत में तब्दील कर दें। इस जीवामृत को घन सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर अपने खेत में लेके जाएं। तो जैसे खरीफ में बारिश जब आती है, ठीक, बारिश आई आपके खेत में, 2-3 इंच पानी भर गया, ठीक, तो ये जो ये आपने जो ड्रम तैयार किया है, ये 200 लीटर का ड्रम, ये 10 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त है। बट कोई किसान है, मान लीजिए 1 एकड़ का खेत वाला किसान है, और उसको खरीफ में सबसे, जैसे आप इसका जब खेत में आप इसको लेकर के जाते हो तो सबसे अच्छा समय होता है जब बारिश हो रही है, खेत में पानी भरा है, तब जाकर के आपने जीवामृत डाल दिया तो ये बेहतर काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। तो खेत में जब पानी भरा है, इसमें से मात्र 20 लीटर निकालिए, 1 एकड़ का किसान की मैं बात कर रही हूँ, 20 लीटर निकालिए और मग से जगह जगह इसको छिड़क आइए। पानी एक माध्यम है, पानी के माध्यम से आपके पूरे खेत में फैल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, और फिर जिस तरह से आप खेत की जुताई करके बुआई करते हैं उस प्रकार से आप खेत की जुताई और बुआई कर दें। ठीक, ये तो उन किसानों के लिए जो खरीफ में प्रयोग करना चाहते हैं बारिश के समय पे, और कोई किसान है रबी में इसका प्रयोग करना चाहता है, तो फिर वही 1 एकड़ का किसान है, 20 लीटर निकाले और 100 किलो 1 कुंटल गोबर की खाद में मिलाए और खेत में जाकर के बिखेर दें और पीछे से जुताई कर दें। ये जो जीवामृत आप लेकर के आ रहे हैं, ये जीवामृत हमने मिट्टी से बनाया है ना, जंगल की मिट्टी से बनाया है, तो ये मिट्टी में ही काम करेंगे। ये जो जीवामृत है इसका छिड़काव आपको फसल के ऊपर नहीं करना है, भूमि से लाई हुई चीज़ आपको भूमि में ही मिलानी है, इसका काम भूमि में ही है। क्योंकि जो भी फसल अवशेष, जो कुछ भी बचा कुचा हमारे खेत में रह जाता है, उसी को ये अपघटित करते हैं, टुकड़ों में तोड़ते हैं और ह्यूमस की मात्रा बढ़ाते हैं, जीवांश की मात्रा बढ़ाते हैं। अक्सर जैसे आप मिट्टी की जांच कराते होंगे, कई सारे आप लोग किसान हैं, आप लोगों ने मिट्टी की ज़रूर जांच कराई होगी, और उसमें एक पैरामीटर लिख करके आता है जीवांश कार्बन। और अभी जो वर्तमान स्थिति है, जीवांश कार्बन की मात्रा एवरेज जो आता है 0.3 आता है। 0.3 ये इंडिकेट करता है, ये दर्शाता है कि हमारी भूमि कमज़ोर हो चुकी है। हमारी भूमि के जो गुण हैं, जैवीय गुण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, वो कमज़ोर हो चुके हैं, तभी उस भूमि से हमें अच्छा उत्पादन नहीं मिल पा रहा है। बट ये जीवाणु जब आप अपने खेत में लेकर के जाके पुनर्स्थापित करते हैं, वो भी तब जब आपको बुवाई से ठीक पहले, जितना पहले आपने इसको अपने खेत में स्थापित कर दिया या अपने खेत में डाल दिया, उतना बेहतर ये काम करेंगे। क्योंकि मान लीजिए जैसे आपको बुवाई करनी है, बुवाई से 1 महीना पहले आपने डाल दिया, ठीक, या फिर जैसे खेती करने जा रहे, जुताई करनी है, जुताई से ठीक पहले डाल दें, या तो जितना जल्दी आप इसको इनोकुलेट कर दें, अपने खेत में डाल दें, तो ये भोजन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। फिर जिस हिसाब से बुवाई करते हैं उस हिसाब से बुवाई करें और प्रोडक्शन आपका इससे कभी नहीं गिरेगा। जैसे जो किसान ऐसे किसान हैं जो धान गेहूँ करते हैं, ऐसी फसल जिनमें उर्वरक की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, यूरिया की ज़रूरत पड़ती है, जैसे धान है, गेहूँ है, ठीक है, और शुगर केन है, गन्ना है, तो ऐसे किसान जिस प्रकार से यूरिया का प्रयोग करते हैं उस प्रकार से अपना यूरिया डालें, बट उनको डीएपी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो जीवाणुओं का आपने संवर्धन किया है, इसमें कई प्रकार के जीवाणु हैं, जिनको कुछ को हमने जान लिया है वैज्ञानिक रूप से, कुछ को हम नहीं जानते हैं। ये इस भूमि में क्या करते हैं, जो भी फॉस्फोरस अघुलनशील मात्रा में जाकर के फिक्स हो गया है, उसको ये घुलनशील बनाते हैं। तो अब तो हर साल डीएपी डालते ही हैं, 120, 60, 40 के हिसाब से 60 तो आप हर साल डाल रहे हैं। तो कुछ अब पता ही है कि फसल 20 से 30% ही वो फॉस्फोरस ले पाता है, बाकी जितना भी आपने फॉस्फोरस डाला है वो मिट्टी में उसी तरीके से उपस्थित है,
ठीक है, अघुलनशील मात्रा में वहीं पे उपस्थित है वो। तो ये जीवाणु वहाँ पे जाते हैं, उसको घुलनशील बनाते हैं वो, और आपके फसलों के उपयोग में आने लगती है। तो वो किसान जो गेहूं या धान या फिर गन्ना करता है वो तो यूरिया का प्रयोग करे, बट वो डीएपी छोड़ सकता है। बट वही कोई किसान जो दलहन या फिर तिलहन की फसल लेता है, उस किसान को ना तो यूरिया डालना है ना तो डीएपी डालनी है। बिल्कुल, उनको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं, ना यूरिया डालना है ना डीएपी डालना है। बस आपको ये जीवामृत अपने खेत में स्थापित कर देना है, एक बार खरीफ में, एक बार रबी में। ये तो आपने डाल दिया, ये हम वहाँ पे अपना सुचारू रूप से काम करेंगे, ह्यूमस की मात्रा बढ़ाएंगे, जीवांश की मात्रा बढ़ाएंगे। तो ये जब भूमि में जाते हैं तो पहला काम ये करते हैं कि भूमि जनित रोगों को रोक देते हैं। जैसे ये जीवाणु है ना, इसमें लाभदायक जीवाणु है, तो भूमि में जो भी हानिकारक जीवाणु है उनके बीच में एक बैलेंस बना करके रखते हैं। अगर हानिकारक जीवाणु है तो उन पे ये कंट्रोल बनाएंगे, तो भूमि जनित रोग नहीं होने वाला है और फसल भी आपकी अच्छी होगी। तो खैर, आपने जीवामृत बना करके अपने खेत में डाल दिया। अभी आप एक बार खरीफ में डाल रहे हैं, एक बार रबी में डाल रहे हैं। अब आपको प्रयास करना है कि ये जीवामृत, ये जीवाणु आपके खेत में हमेशा बने रहें। तो ये किस प्रकार से बने रहेंगे? जब आप अपनी खेत की मेड़ों पे नाना प्रकार के पेड़ लगाएंगे। जब आप पेड़ लगाएंगे तो पेड़ की छाँव में जब तापमान बहुत ज़्यादा, वहाँ वो सुरक्षित रहेंगे। फिर बारिश आएगी, खेत ठंडी होगी, आपके खेत में फैल जाएंगे। तो कोई किसान अगर उसने मिट्टी की जांच कराई है और जीवांश कार्बन की मात्रा 0.3 आ रही है, तो उस किसान को जीवामृत खरीफ रबी में ऐसे प्रयोग करना है। और देखिए, ये जो 200 लीटर का ड्रम आप बना करके तैयार करें, ये 10 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त है। आपने एक बार प्रयोग किया, 2 बार इसमें से निकाला, थोड़ा सा रह गया, 20-25 लीटर या 30 लीटर बच गया, दोबारा से पानी डालिए, दोबारा से भोजन दीजिए, इनका संवर्धन करिए, खुद भी प्रयोग करिए, आसपास के किसानों को भी दीजिए कि आप भी लाभ लें। परोपकार की बात है ना, प्राकृतिक खेती ये समझाती है, ये सिखाती है हमें कि हमें सबको साथ लेकर के चलना है और सब व्यवस्था को एक साथ ठीक करना है। सिर्फ जीवामृत डाल देने से ही प्राकृतिक खेती नहीं होगी। खेत की मेड़ों पे पेड़ हो, ठीक है, आसपास जलाशय हो, पेड़ होंगे तो चिड़ियाँ आएंगी, पक्षी बसेरा करेंगी, तो आपके खेत में जो भी कीट हैं वो प्राकृतिक रूप से कंट्रोल हो जाएंगे। बीमारी 2 प्रकार से लगती है, 3 प्रकार से लगती है। या तो अगर बीमारी बीज में है, बट बीमारी अगर भूमि में है तो ये भूमि जनित बीमारी को कंट्रोल करता है, ठीक। और बीमारी अगर वायु में है, वातावरण में है, तो आपने खेत की व्यवस्था को ठीक कर लिया है, आपने खेत पे आपने नाना प्रकार के पेड़ लगा दिए हैं, तो अनेक प्रकार के पक्षी वहाँ पे चिड़िया वगैरह बसेरा करेंगे, तो वो कीट को कंट्रोल कर लेंगे। तो एक में सब कुछ समग्रता से चलती है, एक चीज़ अकेले नहीं काम कर पाएगी। जीवामृत बीज से शोधित भी की जा सकती है, बट एक इसका ध्यान आपको रखने पड़ेगा कि ये जो आप बना रहे हैं जीवामृत, ये बहुत कंसंट्रेटेड रहता है, इसमें जीवाणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो अगर बीज से आप शोधित भी कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके, थोड़ा पानी में मिला करके ही बीज से आप इसको शोधित करिए, ठीक। और ये 200 लीटर का ही ड्रम बना करके रखिए और इसको कच्चे में बनाइए। देखिए क्या होता है, कई सारे किसान होते हैं अनजाने वश ये इसको पक्के फर्श में बना देते हैं, ठीक। तो जब आपने अगर इसको पक्के फर्श में बना दिया, अब मान लीजिए आप इसमें गुड़ और आटा डाल रहे हैं, फिर आप इसको चलाने आए, पानी ऊपर तक भरा है, थोड़ा छलक के अगर निकला, पक्के फर्श पे गिरा और आसपास कोई जानवर है, उसने उस जीवामृत को चाट लिया, तो वो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जीवाणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, 10⁸, 10⁹ की पावर में इतने जीवाणु हैं। तो वो जीवाणु थोड़ी सी भी मात्रा में अगर किसी जानवर के शरीर में जाएंगे तो वो मर जाएगा। तो इसको हमेशा कच्चे फर्श पे बनाएं, ठीक। और पूरा ऊपर तक ना भरें, इसको थोड़ा 150 लीटर पानी तक भरे, ताकि आप जब चलाएं तो ये कच्चे फर्श पे गिरे तो ये ज़मीन में ही मिल जाए, ठीक है। और इसको ऐसा भी किसान कई बार कहते हैं कि इसमें आटा यूज़ करना है कि बेसन यूज़ करना है। देखिए, जो जीवाणु हैं उनको भोजन चाहिए, भोजन उनको कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में चाहिए, उस रूप में चाहिए। तो चाहे वो आप बेसन दें, चाहे वो आटा दें, आप उससे उनको फ़र्क नहीं पता चलता, उन्हें बस भोजन चाहिए। अब मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप अच्छे क्वालिटी का आटा यूज़ करें, जितना ख़राब आटा आप यूज़ कर सकते हैं, अगर जितना सस्ता तरीके से, क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे सस्ते तरीके से और इससे आसान तरीका जीवामृत बनाने का कोई होगा। हर वो किसान जो प्राकृतिक खेती की तरफ अग्रसर है, प्राकृतिक खेती की तरफ वो बढ़ना चाहता है, तो ये जो जीवामृत का निर्माण जो मैं आज बता रही हूँ, ये सबसे सरल आपको लगेगा और इसको आप कर पाएंगे। तो अगर आप जंगल की मिट्टी ला सकते हैं, अच्छे जंगल की मिट्टी, तो उससे ला करके बनाएं। और अगर आपके पास जंगल की मिट्टी नहीं उपलब्ध है, तो यहाँ पे जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, आप यहाँ से ये जो हम जीवामृत बनाते हैं इसका कल्चर भी आप लेकर के जा सकते हैं। बस कल्चर लेकर के जाइए, ड्रम में डालिए, आटा गुड़ और पानी दे करके इसका संवर्धन करिए।
तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि अगर जो किसान प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहा है उसकी समग्रता को समझे। ठीक है, सिर्फ जीवामृत ही प्राकृतिक खेती नहीं है। भूमि को समझना, ठीक है, भूमि की उर्वरता के हिसाब से फसलों का चुनाव करना, ठीक, आसपास जलाशय बनाना, खेतों की मेड़ बनाना ताकि वर्षा का पानी आपके खेत में रुके, नाना प्रकार के पेड़ लगाना, सिर्फ फलदार वृक्ष नहीं, छायादार वृक्ष भी लगाना, लकड़ी के पेड़ लगाना जो आपके काम आए, उस पर चिड़ियाँ आएंगी, पक्षी अपना बसेरा करेंगी, आसपास जलाशय होगा तो वो वहाँ रुकेंगी। आपके खेत पे अगर कीट लगेगा तो वो प्राकृतिक रूप से कंट्रोल करेंगी, क्योंकि पहले ज़माने में कोई भी केमिकल का प्रयोग नहीं होता था। इसी तरीके से प्राकृतिक रूप से फसल हमारी बचती थी, पेड़ पौधे थे, चिड़िया आती थी, कीट खा जाती थी। ठीक है, भूमि हमारी मजबूत थी, जिसको हम माँ की संज्ञा देते हैं, वो मजबूत थी, उसमें जीवांश की मात्रा अच्छी थी, ह्यूमस की मात्रा अच्छी थी, तो भूमि जनित रोग होता ही नहीं था, पलेवा देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, बिना जुताई के लोग बीज बो आते थे। तो वो जब प्राकृतिक रूप से खेती करते थे, हमने क्या बिगाड़ हम ले आए हैं इतने लंबे समय तक, हमें उसको जानना है, उसको समझना है और उसको ठीक करके फिर खेती करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि जो आज मैंने जीवामृत के बारे में आपको बताया, आप सभी को समझ में आया होगा। इस चीज़ को अपनाएं, ले जाकर के अपने खेत में जीवामृत का ड्रम बनाएं, खुद भी प्रयोग करें और आसपास के किसानों को भी प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।